हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू दी चैनल। बेटा, आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। और वेंट ऑफ फैक्टर का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं और इस चैप्टर से जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वेंट ऑफ फैक्टर उसमें जरूर इंक्लूड रहता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का उतना फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वेंट ऑफ फैक्टर को वहां पे लेके आता है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि भाई एबनॉर्मल मोलर मास होता है क्या है, कब इसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे, डिसोसिएशन एसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई, उसके बारे में बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करना समझेंगे। और जब ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो सॉल्व होगा यहां पे। और दो क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया सी बात, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पे दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। और अगर ये एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं और दो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया सी, बहुत ज्यादा सी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। स्टार्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट से। देखो, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूट होते हैं एज यू नो। एक होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। जब हम किसी सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं, डिजॉल्व करना चाहते हैं, देखो डिजोल्यूशन पे दो चीजें होती हैं उस सॉल्यूट के साथ, उस सॉल्वेंट में, उस लिक्विड में, उस सॉल्यूट के साथ दो चीजें हो सकती हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट हमने लिया है बेटा उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अब अगर वो सॉल्यूट लिक्विड में, सॉल्वेंट में डालने पे डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, यानी कि आयंस में टूट जाता है या कुछ मॉलिक्यूल्स उसके जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर वो सॉल्यूट इस तरह का नेचर शो नहीं करता, एग्जांपल देके समझाऊंगा, इस तरह का नेचर शो नहीं करता, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूट होते हैं जो किसी लिक्विड में ऐड करने पे, डिजॉल्व करना हम चाहते हैं, वो जैसे हमने डालते हैं वैसे ही रहते हैं, यानी कि उनका कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। अब एग्जांपल से आप समझो। देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप शुगर देख लो, है ना, शुगर जैसा डालते हैं उस तरह का वहां पे रहता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बहुत बढ़िया ऐसा यूरिया, इन पे क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं। फिर है आपका ग्लूकोस, आप ले लो। ठीक है बेटा, ग्लूकोस आप ले लो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हैं, इनको जैसा डालेंगे उस तरह का आपको ये सॉल्यूशन दे देंगे, सॉल्यूशन में उसी तरह के रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, जब इसको आप वाटर में डालेंगे, समझना आप, तो वाटर में डालने पे ये क्या होता है भाई, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। और इसका अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना, यही है भैया कि इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, कोई भी, ये तो सॉल्ट हो गया, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ले लिया, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। कोई बेस आप ले सकते हैं, तो कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इनको हम कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा एबनॉर्मल मोलर मास का। ठीक है ना, समझे एबनॉर्मल मोलर मास। देखो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, अभी हम बात नहीं कर रहे कि किसको हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से
इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर मास डिटरमाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास तो डिटरमाइन करना होता है ना हमने, यही तो उनका सिग्निफिकेंस है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर मास हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल, दोनों वैल्यू सेम रहती हैं, यानी कि वहां पे हमको नॉर्मल मोलर मास मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर वहीं हमने भाई सॉल्यूशन बना लिया इलेक्ट्रोलाइट का और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, मोलर मास डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो मोलर मास हमको मिलेगा वो एक्चुअल वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी, यानी कि जो सॉल्यूट का मोलर मास होना चाहिए वो वहां पे नहीं होता। और इसका रीजन सिंपल है, इसका रीजन सिंपल है क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो भाई टोटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो मोलर मास फिर हमको नॉर्मल मिलने वाला नहीं है। तो जो मोलर मास हमें वहां पे मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। अब इसको कैलकुलेट हमने करना होता है ना, कितनी एरर आई, कितना सही है, कैसे निकालने, वो सारी चीजें हमने यहां पे डिस्कस करनी है। तो समझ गए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट समझ गए, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट समझ गए, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये समझ गए। अभी आप देखो विद एग्जांपल, देखो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस लेते हैं KCl, जैसे NaCl हमने लिया, अगर हमने इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है तो बेटा इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस K+ एंड Cl- आयंस। समझ गए? अब ये एसोसिएशन यहां पे है, एसोसिएशन का मतलब है तो जुड़ना। अब यहां पे एग्जांपल देखो आप, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को जब आप बेंजीन के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होता। देखो इथेनोइक एसिड वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन बेंजीन के अंदर डिसोसिएट ना होकर क्या होता है, एसोसिएट होता है। कैसे भैया? इसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बना लेते हैं, ध्यान देना, आधे हो जाते हैं, दो का एक हो जाता है, यानी कि यहां पे दो मॉलिक्यूल हैं इथेनोइक एसिड के, एसिटिक एसिड के, वो क्या बना, डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लिया भाई? डाइमर बना लिया। ठीक है, यानी कि यहां दो थे, बाहर दो थे, अंदर जाते ही क्या हो गया, एक हो गया, दो के एक हो गए, चार के कितने हो जाएंगे भाई, चार के दो हो जाएंगे। समझ गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है केमिस्ट्री की। तो ये डाइमर का स्ट्रक्चर है, यहां पे ये देखो, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये हुआ एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन हो गया। ये डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर है बात? अब यहां देखो, ड्यू टू डिसोसिएशन, जो बात मैंने अभी बताई आपको, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता दी ये बात, इज ईदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। ऐसा जो मोलर मास होगा, ऐसा जो मोलर मास होगा, उसी को बेटा क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, लेकिन हमको तो भैया एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मोलर मास की। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया तो, अब आप देखो, अब इसके लिए हम एक यहां पे फैक्टर है ना, जिसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देख लो आप, आई से रिप्रेजेंट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है ये, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। कैसे डिफाइन करते हैं अभी देखेंगे, लेकिन आप समझो, एक सॉल्यूट जो कि इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने किसी लिक्विड के अंदर डाला, सॉल्यूट के अंदर डाला और वहां पे बना सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मोस्ट ऑफ दी, हम वीक की बात कर रहे हैं यहां पे, वो 100% ना तो डिसोसिएट होता है ना ही 100% एसोसिएट होता है। कितना डिसोसिएट हुआ या कितना एसोसिएट हुआ, इसको देखना है। किसकी हेल्प से देखना, वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से देखना है। समझ गए? इसको हम कहते हैं उस सॉल्यूट का, अगर वो डिसोसिएट हुआ है तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन,
कितना डिसोसिएट हुआ, और या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएट हुआ। इसको किसकी हेल्प से देखेंगे हम? वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से देखेंगे। समझ में आ गई कहानी? एक सॉल्यूट आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट है, आपने सॉल्यूशन बना लिया, भैया वो सही मोलर मास आपको नहीं देता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, जिसको हमने कहा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, अब सॉल्यूट हमने डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये वेंट ऑफ फैक्टर है, ध्यान दो आप, ये वेंट ऑफ फैक्टर है। अब वेंट ऑफ फैक्टर हमने समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि वेंट ऑफ फैक्टर बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है सर। अब हमारे पास जो मुद्दा है, जो टास्क है, वो ये है कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालें कैसे। ठीक है, वो देखो आप, वेंट ऑफ फैक्टर को बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इन द टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं आई, वेंट ऑफ फैक्टर। देखो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज्यादा हो रहे हैं, समझ आ रहा है डिसोसिएशन एसोसिएशन में, तो उनकी टर्म्स में देख लेते हैं। आई देखो आप, वेंट ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और सब समझेंगे, एग्जांपल्स में समझेंगे। ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद आए, डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन थे, आई आ गया। इसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं, या इन द टर्म्स ऑफ मोलर मास हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर रखेंगे कैलकुलेटेड मोलर मास। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हो आप? क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का रिलेशन है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। समझ गए? ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो? तो आई जो यहां से निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, कैलकुलेटेड वैल्यू ऊपर रहेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नीचे रहेगी। ठीक, यहां एक्सपेरिमेंटल ऊपर है, कैलकुलेटेड नीचे है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास का रिलेशन होता है। ये देख लो आप, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। समझ गए? ये ध्यान देना। आगे बढ़े। अब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी। जो आई की वैल्यू है वो 1 से कम होगी। किस केस में होगी भाई? एसोसिएशन अगर हुआ है। समझ लो आप बात, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाता है। आई ग्रेटर देन 1 है तो ये है डिसोसिएशन वाला केस हो गया भैया। ठीक है, तो आई की वैल्यू देख के भी हम बता सकते हैं कि सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। समझ गए? अब अगर आई हमें समझ में आ गया तो फिर ये आई को हम क्या करते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे फॉर्मूले में। देखो, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर इक्वल्स आई इंट्रोड्यूस हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। डेल्टा टीबी जिसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स आई के बी इंटू एम। आई कहां चला गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चला गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये देखो आप। ठीक है बेटा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो तो ये देखो, सब में आई आ गया। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो गई। समझो आप, अगर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ऐसे मान लो आप नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हमारे पास आ गए इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ एरर लेके आ जाते हैं। उस एरर को किस तरह से कंपनसेट करें फॉर्मूले में? तो यहां पे भैया फॉर्मूले में हमने आई को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये ध्यान दे दो, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले जो फॉर्मूले उसमें आई को इंट्रोड्यूस आपने करा देना है। अब बस काम क्या रह गया आपका? आई की वैल्यू फाइंड आउट करना। आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन फॉर्मूले से। समझ गए? अब जब आई आपको मिल गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकाल लेंगे आई की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके, आई की वैल्यू को रखने के बाद अब क्या करेंगे? अब मोलर मास जो आएगा वो उस सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा वो एग्जैक्ट मोलर मास होगा, है ना?
एग्जैक्ट मोलर मास होगा। समझ गए? अब बस एक चीज और देख लो यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को बेटा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट या एसोसिएट होता है किसी सॉल्यूट का, इलेक्ट्रोलाइट का आपके सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम कहते हैं अल्फा। देखो अल्फा को निकालेंगे, आई लिखा हुआ था यहां पे, अल्फा कर लो आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन। कितना डिसोसिएट हुए, कितना लिया, यहां पे कितना एसोसिएट हुए, कितना लिया। समझ गए? ये फ्रैक्शन आ गया डिसोसिएशन या एसोसिएशन का, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाता है। समझ गए? अभी बात करते हैं देखो न्यूमेरिकल की। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है ये जो मैंने यहां पे लिया हुआ है, समझो आप। KI एंड सुक्रोज सॉल्यूशन विद 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, हैव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.465 एंड 0.245 atm। अब आप देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन जो KI है हमारा, ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होगा। सुक्रोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गए? तो यहां क्या पूछा आपसे, फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ KI एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपसे आई पूछ लिया यहां पे KI के लिए, और आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया, अल्फा पूछ लिया। अब आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला लगेगा। KI के लिए लगा रहे हैं तो आई भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना। समझ रहे हो आप बात? अगर हम सुक्रोज के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली पाई इक्वल्स CRT। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गए? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरे को इक्वेशन 2 कह दिया। 0.465 इक्वल्स I इंटू 0.1 इंटू RT, 0.245 इक्वल 0.1 RT, 0.1 आपको देखो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है दोनों सॉल्यूशन की। अब यहां पे क्या करना है आपको, I के लिए इसको, इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, देखो आप 0.465 डिवाइड बाई 0.245, और इसको करने पे RT सब कैंसिल आउट, ये सब हो जाएगा, तो ये आएगा 1.898। ठीक है? KI इन द सॉल्यूशन डिसोसिएट्स एज, अब KI डिसोसिएट कैसे होता है ये हम जानते हैं, K प्लस आयन और I माइनस आयन में। ठीक है? तो पहले 1 फिर 0 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा अल्फा। समझ गए? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे भैया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये देखो। और ये क्या होता है, ये आपका होता है I। तो I क्या हो गया भैया आपका, I ये हो गया आपका। तो जब I ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो गया, तो I इक्वल्स क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा, ये कैंसिल आउट। देखो आप अल्फा निकालना, आई की वैल्यू तो यहां दे दी हमने, अल्फा निकालना है तो अल्फा होगा I माइनस 1, I माइनस 1, आई कितना है 1.898, और उसमें से 1 को हम माइनस कर देंगे, 1.898 माइनस 1 तो कितना आ गया 0.898। और अगर परसेंट ये आया क्या, अल्फा, है ना, फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है ना, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.898 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 89.80%। इतना परसेंट आपका KI डिसोसिएट होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट हमको समझ आना चाहिए। होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी अभी, है ना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्यों लिस्ट नहीं है, क्योंकि देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन यहां पे है ये 2025 है ना, 2025 यानी कि लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? ये PYQ है आपका। तो इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और चीजों को समझ लो आप,
तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से करना है ये समझ में आ जाएगा, फिर आराम से जाके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।